नमस्कार। मैं नीरजा माधव। आज गॉसिप स्क्रीन पर एक विषय जो बहुत ही प्रासंगिक है, इस समय बहुत चर्चा में है, थर्ड जेंडर विमर्श। उस थर्ड जेंडर जो समुदाय है, उसकी व्यथा के बारे में, उसकी जीवन के बारे में, और विद स्पेशल रेफरेंस टू यमदीप। यमदीप जो एक उपन्यास है, मेरा ही उपन्यास कह लीजिए। सन 2002 में वो प्रकाशित हुआ था सामयिक प्रकाशन से, और उस यमदीप के विशेष संदर्भ में आज थर्ड जेंडर के ऊपर कुछ बातचीत करने के लिए, एक संवाद के लिए गॉसिप स्क्रीन के लोगों ने, कुछ हमारे बहुत प्रिय छात्रों ने, जैसे आनंद हैं, विश्वेश हैं, विशाल हैं, इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मुझे अच्छा लगा ये विषय, इन लोगों का ये विषय चुनना, क्योंकि बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही इस समय चर्चा में रहने वाला ये विषय है थर्ड जेंडर। लेकिन इस थर्ड जेंडर विषय के साथ, जिसको हम तृतीया प्रकृति समुदाय कहते हैं, या हमारी बहुत बोलचाल की भाषा में हिजड़ा समुदाय, उसके बारे में तमाम तरह की विसंगतियाँ, तमाम तरह के भ्रम, तमाम तरह के गलत तथ्य बताए जाने लगे। उसको भी आज स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब यमदीप मैं लिख रही थी, एक बातचीत का ही वो रहेगा कि यमदीप लिखने के पीछे वो कौन कौन से अनुभव थे, वो कौन कौन सी प्रेरणा थी, जिसके कारण यमदीप जैसा उपन्यास लिखा जा सका। तो यमदीप के लिए जब हम तथ्य इकट्ठा कर रहे थे, तो उसी समय मुझे लगा था कि इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी, क्योंकि हम आम लोग क्या है कि इस समुदाय के लोगों को, तृतीया प्रकृति समुदाय के लोगों को आमतौर से बड़े उपेक्षित भाव से देखते रहे हैं। 21वीं सदी से पहले की ये बात है। 21वीं सदी के बाद तो स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, लोगों ने स्वीकार्यता प्रदान की है इस समुदाय के लोगों को, और अब ये धीरे धीरे स्वयं भी शिक्षित होकर आगे आने लगे हैं। लेकिन 21वीं सदी जब प्रारंभ नहीं हुई थी, उसके पहले इनकी जो स्थिति थी, वो समाज में एक हास्यास्पद स्थिति थी। यानी ये माना जाता था कि किसी के घर में संतानोत्पत्ति हो, या शुभ कोई कार्य हो, गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, या विवाह हो, तो ये लोग आते थे और नाचते थे, गाते थे, ठनगन करते थे, और अपना नेक वसूल के ग्राहकों से जाते थे। ये भी माना जाता था हमारे समाज में कि इनको कभी दुखी नहीं करना चाहिए। ये बहुत एक अच्छी भावना हमारे समाज की थी कि शोषितों और वंचितों के लिए भी इतना मन में भाव भरा जाता था, संस्कार दिया जाता था। और हमारे यहाँ लोक में ये प्रचलित था कि इस तृतीया प्रकृति समुदाय, जिनको हम हिजड़ा के नाम से जानते हैं, उनको दुखी नहीं करना चाहिए अपने दरवाजे पर से, और प्रसन्न करके विदा करना चाहिए, क्योंकि इनका जो आशीर्वाद होता है वो लगता है बहुत शुभ होता है। तो कहीं ना कहीं इस शुभत्व के पीछे एक इस समुदाय के कल्याण की भावना भी लोगों के भीतर थी। तो 21वीं सदी से पहले तक हम केवल उनको इसी रूप में देखते थे, जानते थे कि ये इस समुदाय के लोग किसी अवसर पर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तालियां बजाते हैं, अपनी भोंडी हरकतें करते हैं, और फिर नेक वसूल के चले जाते हैं। मेरे यहाँ भी ये लोग किसी एक खास अवसर पर आए, और जब आए और इन लोगों ने नाचना गाना शुरू किया, तो मेरे मन में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठना शुरू हुआ कि आखिर जो लोग प्रतिदिन नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, वो लोग भी आर्थिक रूप से बहुत परेशान होते हैं कि कैसे कैसे आमदनी हो। लेकिन ये जो एक समुदाय है, इस समुदाय के खान पान की व्यवस्था कैसे होती है, जीविकोपार्जन इनका कैसे होता है, क्योंकि हमेशा तो सबके यहाँ कोई शुभ अवसर पड़े और ये उतना नेग पा जाएं,
ये आवश्यक तो नहीं। तो इनके जीविकोपार्जन के लिए कौन कौन चिंतित होता है? सरकारें, समाज, हम, आप। तो लगा कि नहीं, हम में से कोई नहीं इनके लिए चिंतित है फिलहाल 21वीं सदी के पहले तक, यानी सन 2000 से पहले की मैं बात कर रही हूँ। और ये लोग मेरे यहाँ आए थे, और जब मैंने देखा तो बहुत पहले से था, लेकिन किसी शुभ अवसर पर जब मेरे यहाँ आए और मेरे भीतर एक विचार ने जन्म लिया कि इनके बारे में कुछ और जाना जाए, तो उस समय मैं आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिशासी के रूप में कार्य कर रही थी। मेरे मन में एक विचार उठा कि इन लोगों के पूरे जीवन पर केंद्रित एक इनोवेटिव फीचर बनाए आकाशवाणी के लिए। और मैंने अपनी टीम तैयार की और लेके इन लोगों की बस्तियों की ओर चले गए। मुझे नहीं मालूम था कि इनसे कोई बात निकलवा पाना बहुत कठिन प्रक्रिया है। ये अपनी बातें किसी को बताते नहीं हैं। शायद हम जो उनका एक बाह्य स्वरूप देखते हैं कि बहुत लाउड मेकअप इनका होता है, और इतने तेज मेकअप के पीछे अपने जीवन का कौन सा बदरंग चेहरा छिपाते हैं, ये बाद में पता चला। और बहुत दुख हुआ कि क्या ये जब अपने माता पिता से बिछड़ते हैं तो क्या इन्हें अपने माता पिता की याद नहीं आती होगी? अपने परिवार से बिछड़कर इस तरह की गुमनाम बस्तियों में जाके रहना क्या इन्हें दुख नहीं देता होगा? और सबसे बड़ी विडंबना ये कि ये पैदा होते हैं हमारे आप जैसे सामान्य घरों में। यानी ये कोई ठीक नहीं है कि किसके घर में इस तरह का कौन सा बच्चा पैदा हो जाएगा। और मैं इतनी ढेर सारी इन लोगों के बारे में बातें हैं और इतना तथ्य इकट्ठा किया है कि कई बार होता है कि अपने पाठकों से, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हुए, या जो रिसर्च स्कॉलर्स मेरे यमदीप उपन्यास पर कुछ लघु शोध प्रबंध या अपने उपन्यासों में यमदीप को भी शामिल करते हैं, तो उनसे जब बातचीत होती है या वो इंटरव्यू करते हैं, तो कई बार मेरे मन में आता है कि पहले कौन सी बात मैं बताऊं। इनके बारे में बहुत सारे तथ्य इकट्ठा हैं और बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिन पर कि एक एक प्रसंग पर एक एक घंटे बातचीत हो सकती है। उनकी जीवनचर्या पर, उनकी जीवन शैली पर, उनके कम्युनिटी में, उनके समुदाय में जो रिचुअल्स हैं, जो कर्मकांड हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी बहसें हो सकती हैं। उनके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में या फैलाया गया, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो लगता है कि मैं पहले कौन सी बात करूं। आज आप लोगों के सामने जब मैं यहाँ पर हूँ तो भी मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ से पहले बात शुरू करूँ। तो कहीं इधर उधर भटक जाऊं तो क्षमा करिएगा, क्योंकि जब इनकी बस्ती में मैं गई अपने आकाशवाणी की टीम को लेकर इनोवेटिव फीचर बनाने के उद्देश्य से इनका इंटरव्यू करने के लिए, तो किसी ने इंटरव्यू देना स्वीकार नहीं किया। सब ने एक तरफ से ही कहा कि जब हमारे गुरुजी आदेश देंगे तभी हम आपको कुछ बताएंगे। तो इनके गुरुजी को ढूंढते हुए मैं वाराणसी में उस समय 80 के आसपास दुर्गाकुंड के पीछे इनके गुरुजी का आवास था। आवास क्या, एक छोटी सी कोठरी, कच्ची सी, अंदाज गुरु। तो उनके पास जब मैं पहुंची तो पहले तो उन्होंने मना किया, नहीं हम लोग कुछ नहीं बताते। फिर हमने कहा कि नहीं, हम आकाशवाणी से आ रहे हैं। तो कह रहे नहीं, कहीं फंसा दोगी बेटी हमको। हमने कहा जब आप बेटी कह रही हैं तो अब यहाँ पर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बेटी कह रही हैं कहूँ या बेटी कह रहे हैं, क्योंकि वो साड़ी में थे, साड़ी पहने हुए थे अंदाज गुरु, लेकिन नाम उनका अंदाज गुरु था। और वो अपने को पुल्लिंग में कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, तुम फंसा दोगी, तो ये उनकी भाषा थी। तो वो स्वयं ही ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो स्त्रीलिंग में बात करें या पुल्लिंग में बात करें या वो कौन सा ड्रेस पहने। तो मैं भी वैसे ही कंफ्यूज थी। तो हमने कहा जब आप गुरुजी बेटी कह रहे हैं तो बेटी आपको क्यों फंसाएगी, आप बस बताइए ना। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बताते। फिर हमने कहा कि अच्छा आपके जो माता पिता थे वो कहाँ के थे? तो नहीं, माता पिता के बारे में हम लोग नहीं बताते। हमने कहा अच्छा माता पिता को जब छोड़कर आप यहाँ चले आए होंगे तो आपको कभी माता पिता की अपनी याद आती है? तो वो फपक पड़े। कहीं ना कहीं वो जो भीतर
एक भावना को उन लोगों ने दबा के रखा है अपने परिवार के प्रति। जो छटपटाहट, जो वेदना, जो परिवार से वियोग है, उससे उसके कारण उस संवेदना को जो छिपा रखा था उसको कुरेदते ही, और वो भी एक तथाकथित सभ्य समाज की किसी महिला ने उसे कुरेदा था उनकी गुमनाम बस्ती में जाके। तो उनकी आंखें छलक पड़ी और फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं याद आएगी बेटी। अपने माँ बाप को याद करते हैं और रो लेते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं जाते उनके पास या इसलिए उन लोगों से संबंध नहीं रखते कि समाज में उन लोगों की हंसी ना उड़े, उन लोगों का मजाक ना बने, और दूसरे जो हमारे भाई बहन हैं उन लोगों के शादी विवाह या सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई अड़चन ना आए, इसलिए हम लोग अपने मन को मोड़ लेते हैं, हम लोग नहीं जाते वहाँ। उस समय भी मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि अगर परिवार वाले किसी दूसरे ढंग से किसी विकलांग बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को स्वीकार कर लेते हैं, परिवार में रखते हैं, तो एक संतानोत्पत्ति की क्षमता न होने वाले एक विकलांग बच्चे को, एक तरह से ये प्राकृतिक मजाक है, एक प्राकृतिक रूप से किया गया एक इनके साथ क्रूर उपहास है कि अगर एक शारीरिक विकलांगता है, शारीरिक अक्षमता है, उस अक्षमता के साथ क्या समाज इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता? क्या माता पिता उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते? तो वहाँ से यमदीप लिखने की यात्रा मेरी शुरू हुई। कई बार उनकी बस्तियों में जाना हुआ, कई बार रिकॉर्डिंग में कर पाई, कई बार उन लोगों ने मेरे माइक को परे हटा दिया, नहीं तुम कहीं फंसा दोगी या हम नहीं कुछ बताएंगे, तो फिर माइक हटा के रिकॉर्डिंग से ज़्यादा अपने मस्तिष्क में मुझे उनकी बातें रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। और फिर आकाशवाणी के लिए भी मैंने एक फीचर बनाया, लेकिन मुझे लगा कि शायद आकाशवाणी की जो नियति होती है कि आप कार्यक्रम बढ़िया से बढ़िया बनाइए, एक समय के बाद वो या तो इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या फिर वो पुराना पड़ जाएगा, कहीं पुराने टेप में खो जाएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, इनके बारे में मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने उपन्यास लिखने के लिए सोचा और उस उपन्यास का शीर्षक दिया यमदीप। आप सब जानते होंगे कि हमारे यहाँ दीपावली के एक दिन पहले कार्तिक मास की चतुर्दशी, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, और उस दिन एक चतुर्मुखी दीपक बनाकर घूर पर, जहाँ कूड़ा वगैरह फेंका जाता है, उस घूर पर ले जाके रखते हैं, और ये मान्यता है कि उसको पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए उस दीपक को, और वो अपने आप जलता है, रात भर जलता है, चाहे बुझ जाता है, चाहे जब भी कोई उसको देखने नहीं जाता। तो मुझे लगा कि ये जो तृतीया प्रकृति समुदाय है, जिसको हिजड़े के नाम से हम लोग जानते हैं पूरे समाज में, ये कहीं ना कहीं उस यम के दिए की तरह से है कि जिसको घर वाले अगर वो बाहर चला गया या कहीं चला गया अपनी गुमनाम बस्ती में, तो फिर पलट के उसको देखते नहीं, उसका हालचाल नहीं पूछते। ये कहीं ना कहीं मेरे मन में टक सा गया, और फिर मैंने यमदीप लिखने की जो योजना बनाई कि इनके पूरे तथ्यों को, इनके स्थितियों को हम उसमें चित्रित करेंगे यमदीप में। और उसके लिए मुझे बहुत सारे तथ्य इकट्ठे करने पड़े। तथ्य ये कि समाज में इनका जो बाह्य स्वरूप है, इसके अलावा क्या जो हमारे तथाकथित सभ्य समाज में जितने तरह की घटनाएं घटती हैं, क्या उनके यहाँ भी ऐसी होती हैं। तो जब पुलिस विभाग में मैंने पता किया कि क्या कोई आपराधिक इन लोगों के खिलाफ मुकदमे वगैरह या इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति इनकी सामने आती है, तो ज़्यादातर अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का नामे उत्तर था तब तक। और फिर हमने ये देखा कि उनको जो जैसे हम बहुत जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था की आज़ादी के बाद। एक वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण दिया, फिर आदिवासियों के लिए आरक्षण दिया। तो मुझे लगा कि इतिहास में जिन लोगों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर इनको रखा जाता था, तो क्या आज के समय में बदलती परिस्थिति में इनकी उस शारीरिक अक्षमता को नज़रअंदाज करते हुए, दृष्टि ओझल करते हुए, क्या इन्हें महत्वपूर्ण नौकरियों में आरक्षण देकर इनके जीवन को सुधारने का कार्य नहीं होना चाहिए? क्योंकि तब तक इनको आरक्षण नहीं मिला था, इनके लिए कहीं कोई बहुत सुविधा नहीं थी।
यहाँ तक कि जो कॉलम होता था चुनाव के समय, स्त्री या पुरुष, तो उसमें इनके लिए कोई कॉलम भी तब तक नहीं बना हुआ था। तो या तो ये स्त्री में या पुरुष में इसमें भरते थे। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि किसी भी कार्यालय के या स्कूल में किसी भी कुर्सी पर ये नहीं बैठे होते थे। तो यह भी एक आश्चर्यजनक बात थी हमारे लिए कि अपने घरों से भागकर उस गुमनाम बस्ती में, हिजड़ों की बस्ती में जाकर रहने वाले ये लोग अपने मौलिक अधिकारों से भी किस तरह वंचित हैं। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक तरह से होते हुए भी नहीं है, क्योंकि ये उपहास का पात्र बनेंगे अगर सामान्य बच्चों के साथ, तो ये स्कूलों में नहीं जा पाते, ये शिक्षा नहीं ले पाते, इनके लिए नौकरियां नहीं हो पाती हैं। और ये स्वयं को एक जैसे एक कवच में, जैसे ढक के कहीं छिपा के रखना, वो इस तरह से रखने की इनकी क्या विवशता है। जो कुछ भी इनके साथ हुआ, जो विडंबना लगी, वो विडंबना इनकी अपनी पैदा की हुई नहीं है, इनकी अपनी उपज नहीं है। ये प्रकृति का एक क्रूर मजाक है। अब किस तरह से वो प्रकृति का क्रूर मजाक है, उसके लिए भी हमने डॉक्टरों से पूछताछ की। तो बहुत सारे जो फैक्ट्स थे इनके, बायोलॉजिकल फैक्ट्स, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। तो इनके बस्तियों में जाते जाते हमने इनके बहुत सारे जो कोड वर्ड्स थे, जैसे हमारे यहाँ जब मेरे यहाँ एक बार आ गए, उसके बाद फिर मेरी कॉलोनी में जब कभी भी आते थे तो इन्हें एक आश्चर्य होता था जब हम इनको अपने से बुलाते थे, ऐसे भी कि आइए चाय पी लीजिए, तो इनको आश्चर्य होता था कि कोई सामान्य व्यक्ति हम लोगों को बिना किसी अवसर के ऐसे बुला सकता है क्या। जबकि मेरा अपना स्वार्थ होता था उनके साथ कि मैं उनके साथ बैठूंगी, बातचीत करूंगी अपने घर में, तो शायद ये सहज होकर कुछ बातें हमको बताएंगे। और उन्हें आश्चर्य लगता था कि ये महिला हम लोगों को क्यों इनवाइट करती है, क्यों अपने घर में बुलाती है चाय पीने के लिए। तो एक जो द्वंद्व वाली स्थिति होती थी, तो कई बार ये लोग आते थे, कई बार नहीं आते थे। तो एक बार जब आए तो हमने इन लोगों से पूछा कि आपके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। तो उन लोगों ने आपस में कुछ कोड लैंग्वेज में, सांकेतिक भाषा में कुछ बात की, और फिर उसके बाद हमसे उन्होंने कहा कि हम अपने एक ग्राहक के यहाँ से होके आते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। और वो गए तो गए। तो मुझे लगा कि इनके पास सांकेतिक शब्द भी हैं। अब ये बात अलग है कि उन सांकेतिक शब्दों को मैंने जो बनारस और आसपास के क्षेत्रों में ये तृतीया प्रकृति समुदाय के लोग प्रयोग में ले आते हैं, उसको मैंने इकट्ठा किया। लेकिन मैं विश्वस्त थी कि ये हो सकता है कि बनारस के बीच में रहने वाले थर्ड जेंडर के लोगों की भाषा हो, सांकेतिक शब्द हो सकता है कि लखनऊ में कुछ और हो सकता है दिल्ली में कुछ और हो, गुजरात में कुछ और हो, दक्षिण भारत में इन लोगों की कोड लैंग्वेज कुछ और बदल जाती हो, क्योंकि कोई इनका निर्धारित भाषा विज्ञान नहीं है कि जिसको उन्हें वही भाषा वो पूरे देश में प्रयोग करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, इनके सांकेतिक शब्दों को भी हमने पकड़ा। और अच्छा ये रहा कि जब यमदीप हमने लिखा तो उसमें कम से कम 100-150 के आसपास इनके सांकेतिक शब्द पकड़ में आए। जैसे उसमें कुछ शब्दों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ये लोग अपने उसमें शब्द प्रयोग करते हैं, छिबरी जिसको कहते हैं कि जो लिंग रहित हिजड़े होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। टिपका वो कहते हैं जो नवजात शिशु होता है, टिपकी नवजात लड़की को कहते हैं। ऐसे ही कनबासी कहते हैं टेलीफोन को, और सुड्डी कहते हैं माँ को, सुड्डा कहते हैं पिता को, गिरिया कहते हैं जो इन लोगों में रखैल पुरुष होता है। वो भी एक उनके उसमें एक विडंबना ही है कि ये संतानोत्पत्ति में अक्षम होते हुए भी अपने जीवन यापन के लिए किस तरह से गलत कार्य करने के लिए विवश होते हैं, अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए। ये बहुत पैथेटिक है, बहुत ही कारुणिक है कि ये किसी की रखैल बनते हैं, वो कोती बनता है, और जो इनका रखैल पुरुष होता है उसको वो गिरिया कहते हैं। तो इनका एक कोड लैंग्वेज होता है, कोती, गिरिया, टिपकी, टिपका, इस तरह से बहुत सारे शब्द। खैर गल्ले, जैसे हिजड़ों का अपना क्षेत्र बटा होता है, एक ज़िले में अगर कुछ हैं समुदाय के लोग तो वो अपना क्षेत्र बांटते हैं कि उधर का क्षेत्र आपका रहेगा कमाने का, इधर का हमारा क्षेत्र रहेगा।
तो अगर कोई दूसरे के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश कर गया तो उसको वो खैर गल्ले कहते हैं और बहुत बुरा मानते हैं, मारपीट तक हो जाती है उन लोगों के बीच में। इसी तरह से अंग्रेजों को, या जो अंग्रेजी बोलता है या जो इनसे इतर होता है उसको अंग्रेज समझ के वो उसको बंदरिया बोलते हैं। मतलब ये कुछ शब्द हमने इकट्ठा किए इनके बारे में, और उपन्यास लिखते हुए जब उनका हम चित्रण कर रहे थे तो इन शब्दों का हमने बहुतायत प्रयोग किया। ये सारी बातें हुई, ये सारे तथ्य इकट्ठा किए, एक कैरेक्टर नाज बीबी के माध्यम से हमने उसको उठाया। किस तरह से एक थर्ड जेंडर ग्रुप के लोग, तृतीया प्रकृति समुदाय के लोग किसी ग्राहक के यहाँ से आ रहे हैं और एक स्थान पर एक पागल स्त्री प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है। कोई आसपास नहीं आता, कुछ लड़के, नौजवान लड़के देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उसके ऊपर, पागल के ऊपर। और ये थर्ड जेंडर के लोग, ये तृतीया प्रकृति समुदाय के लोग उधर से एक ग्रुप में आ रहे हैं, कहीं से गा बजा के, ढोलक वगैरह लेके, और वो देखते हैं कि वो महिला, पागल महिला प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है। तो पहले वो आसपास के घरों में जो लोग हैं उन महिलाओं से कहते हैं कि मदद करिए, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता उस पागल स्त्री का। तो ये जो हिजड़े हैं ये लोग उसको मदद करते हैं, लेकिन प्रसव पीड़ा से छटपटाती हुई वो पागल स्त्री मर जाती है एक बच्ची को जन्म देके। कोई उस बच्ची को नहीं लेता, वहाँ पर स्वीकार नहीं करता, जो सभ्य समाज है वो कोई स्वीकार नहीं करता उस छोटी बच्ची को। वो गिड़गिड़ाते हैं हिजड़े उस बच्ची को लेकर कि आप लोग पाल लीजिए, आप लोग इस बच्ची की जान बचा लीजिए, क्योंकि इसकी माँ नहीं बच पाई है। उसके बावजूद कोई उसको स्वीकार नहीं करता और विवश होकर वो कहते हैं कि हम इंसान नहीं है ना, हम तो हिजड़े हैं, हिजड़े, हम कैसे इस बच्ची को मरने के लिए छोड़ जाएंगे। और वो उस बच्ची को अपने साथ लेके जाते हैं और तमाम एक त्रासदी वाली कहानी चलती है। उस बच्ची का नामकरण करते हैं सोना, इसलिए कि उसका धर्म नहीं पता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। और वो लोग कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में तो जो लोग आते हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन यहाँ आने के बाद बेशरा माता के भक्त हो जाते हैं। बेशरा माता हिजड़ों की देवी हैं, मुर्गे पर उनकी सवारी है। और वहाँ पर हिंदू और मुसलमान किसी भी धर्म के हिजड़े आते हैं अगर उस बस्ती में, तो उनका एक विधिवत कर्मकांड के द्वारा उनको अपने समुदाय में शामिल करने का एक रिवाज है। उस तरह से वो किया जाता है और फिर उनका एक नया नामकरण कर दिया जाता है हिजड़ा बस्ती में, ताकि उनकी जो मूल पहचान है वो किसी को ना पता चले। तो वो जो तृतीय प्रकृति समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि चूंकि हम लोगों का तो एक ही धर्म है बेसरा माता की पूजा करना, और हम लोग तृतीय प्रकृति समुदाय, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, हम उसके हैं। लेकिन ये जो बच्ची आई है ये तो सामान्य बच्ची है, सामान्य मनुष्य की बच्ची है, तो इसको ये भी नहीं पता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, तो इसका नाम हम लोग क्या रखें। तो वो लोग कहते हैं कि सोना जो होता है वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसके लिए समान महत्व का होता है, तो इसलिए वो सोना हो जाती है बच्ची। और फिर वो बच्ची कैसे कैसे पलती है, हिजड़ों के सामने कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, किस तरह से उस बच्ची को लोग पढ़ाना चाहते हैं, फिर कैसे अनाथालय में भेजते हैं, पुलिस वाले आके उनको परेशान करते हैं, वो तमाम कहानियाँ मैंने गढ़ी। लेकिन उस कहानी गढ़ने के बीच में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं से भी उनके जीवन के जो तृतीय प्रकृति समुदाय है जिसको हिजड़ा कहते हैं, उनके जीवन का कोई भी जो सत्य है वह न छिपने पाए। उसका हमने पूरा प्रयास किया कि उनके सत्य, उनके तथ्य यथावत इसमें रहे उपन्यास में, और कहानी भले वो काल्पनिक हो। तो कहानी काल्पनिक होते हुए भी यमदीप उपन्यास में हमने उनकी बस्तियों में जो रिसर्च करके शब्दों को खोजा, सांकेतिक शब्दों को खोजा, उनके रीति रिवाज को खोजा, उनकी विवशताओं को देखा, उनकी मर्मांतक पीड़ा को महसूस किया, उन सब को हमने इसमें चित्रित किया। जैसे अंदाज गुरु से जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने पूछा कि एक भ्रम समाज में ये फैलता है कि हिजड़े बलात् बनाए भी जाते हैं, क्या ऐसा है? तो बहुत दुखी हो गए। हालांकि विश्वास मुझे भी नहीं था, लेकिन जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में जिस तरह की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों के निवारण के लिए मुझे
उनके गुरु से ये प्रश्न करना पड़ा। हालांकि मुझे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं आहत हो रहे होंगे मेरे इस प्रश्न से, फिर भी मैंने ये प्रश्न किया कि क्या सचमुच आप लोग हिजड़े बनाते भी हैं? तो उन्होंने कहा, बेटी मेरी ये कोठरी देख लो। कच्ची सी कोठरी, उसमें एक चौकी पड़ी हुई और एक टिन का बक्सा बगल में पड़ा हुआ, सफ़ेद मटमैली सी धोती पहने हुए अंदाज गुरु, और मैं सामने उनके बैठी हुई एक टूटी हुई कुर्सी पर। तो उन्होंने कहा, बेटी तुम देख रही हो मेरी ये कोठरिया, यही उनका शब्द था, मेरी ये कोठरिया देख रही हो? इस कोठरिया में कौन सा हम औजार रखे हैं, कौन सा हम ऑपरेशन थिएटर बनाए, थिएटर, कौन सा ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं जहाँ किसी को बुला के हम उसका ऑपरेशन कर देंगे, हिजड़ा बना देंगे। और फिर हम लोगों के जीवन में कौन सा बहुत सुंदर चकाचौंध है जिसको पाने के लिए कोई लड़का या कोई लड़की हिजड़ा बनने के लिए मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे लगा कि हमारा समाज इस उपेक्षित वर्ग के लिए कहीं क्रूरता की हद तक कठोर बना बैठा है कि इनके बारे में इस तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। हाँ, बाद में जब लगा कि कुछ बहुत सारे बेरोजगार युवा जो अशिक्षित भी हैं, थोड़ा असंस्कारिक भी हैं, उन लोगों ने इनका स्वांग रचना शुरू किया इस तरह के हिजड़ों का। जैसे हिजड़े ताली बजा के और नाचते हैं, गाते हैं और लोगों से ठनगन करके पैसे वसूलते हैं। तो कुछ जो बेरोजगार, अनपढ़, अशिक्षित और असंस्कारी युवा थे, उन लोगों ने अपना स्वांग रचा, साड़ी पहन लिया, दाढ़ी मूछें बना ली और उसके बाद कुछ और भी एक स्वरूप गढ़ के अपना स्त्री वाला, और तालियां बजाते हुए ट्रेनों में, बसों में, घरों में जाकर वसूली करने लगे। यानी जो थोड़ी बहुत इनको आमदनी हो जाती थी लोगों के दरवाजे पर जाके या लोगों के शुभ समारोह में शामिल होकर, उस पर भी किसी की कुदृष्टि पड़ी और उन लोगों ने स्वांग रच रच के अपने को हिजड़ा बना के और वसूली करना शुरू किया। तो हमें लगता है कि जो ओरिजिनल थर्ड जेंडर के लोग हैं या जो इस तरह के बने हुए छद्म लोग हैं, इन लोगों की भी पहचान हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकी जो रोजी रोटी एक पारंपरिक ढंग से चल रही थी उस पर भी ग्रहण न लगे। ग्रहण तो ऐसे ही लग गया। हम जब से बहुमंजिली इमारतों में रहने लगे तब से नीचे सिक्योरिटी गार्ड एक बैठा होता है। अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा भी हो तो ये 9वीं मंजिल पर जा भी नहीं सकते, सिक्योरिटी गार्ड उनको वापस कर देगा। फिर दूसरा, फैमिली प्लानिंग भी उनके रास्ते के लिए बहुत रोड़ा है कि आजकल लोग 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं, तो उससे उनका कितना कल्याण होने वाला है। तो इसलिए उनको जो गिरिया और कोती वाली बात हमने कही कि उनको गलत कार्य भी करने पड़ रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, जो उनके पास बैठने उठने से, उनसे इंटरव्यू करने से जो तथ्य मेरे सामने आए थे, तो उससे लगा कि ये एक समस्या है। उपन्यास मैंने लिखा और वो उपन्यास सन 2002 में 98-99 में पूरा हो गया था और छपते छपाते वो 2002 हो ही गया। बाद में 10-12 वर्षों बाद बहुत सारे लोगों ने फिर इस विषय को उठाया, लिखा। उसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं कहनी है। ये कितना बड़ा उपेक्षित एक विषय था जिसकी उपेक्षा के बारे में आप इससे ही जान लीजिए कि अकादमी द्वारा थर्ड जेंडर को रेखांकित किया गया 2016 में, लेकिन उनकी उपेक्षा का आलम ये था कि 2002 में लिखा गया वही उपन्यास यमदीप, जो वहीं से प्रकाशित था सामयिक प्रकाशन से, उसे अकादमी के लोगों ने पढ़ा भी नहीं। शायद इस वर्ग की उपेक्षा का इससे बड़ा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता है कि लोग पढ़े भी ना इस विषय को। बाद में 10-12 वर्षों बाद जैसे लगा कि एक पूरा फैशन ही चल निकला। मुझे भी नहीं विश्वास था कि एक उपन्यास, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही पहली लेखिका थी उपन्यास लिखने वाली, ठीक है, उपन्यास के रूप में आधुनिक युग में वो पहला उपन्यास हो सकता है यमदीप जो मैंने लिखा, लेकिन उसके बहुत पहले से हमारे इतिहास में इस वर्ग के लोगों की चर्चा है। महाभारत में हम देखते हैं शिखंडी का रूप, चाहे बृहन्नला का रूप, या मुगल काल में भी हम इनको देखते हैं कि हरम में ये लोग खोजा के रूप में रखे जाते थे। और पूरे विश्व की जो फिलॉसफी है उसमें भी हम ढूंढते हैं तो पा जाते हैं कि इस वर्ग के लोग और उनकी चर्चा हर्मोफ्रोडाइट्स के रूप में आती ही रही है साहित्य के माध्यम से।
भारत में आधुनिक युग में हो सकता है कि साहित्य के रूप में पहला उपन्यास, मैं दावा नहीं करती, हो सकता है कि पहला उपन्यास यमदीप सन 2002 में आया हो। और 2014 में ये एक साहित्य की मौन विजय आप कह सकते हैं कि बिना किसी धरना प्रदर्शन के, बिना किसी जुलूस के, बिना किसी जिसको कहते हैं ना कि डिमांड के, कि एक वर्ग समूह जो होता है वो डिमांड करता है, वो धरना प्रदर्शन करता है, वो जुलूस निकालता है, नारे लगाता है, तब जाके उसे आरक्षण मिलता है। लेकिन इस वर्ग ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया। हम लोगों ने नहीं देखा समाज में कि कहीं सड़कों पर ये धरना निकाल रहे हों और जुलूस निकाल रहे हों या नारे लगा रहे हों। लेकिन 2014 में इनको पूरे मानवीय अधिकारों के साथ शिक्षा और जीवन यापन करने और नौकरी करने और तमाम तरह के जो मानवीय अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको देते हुए हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्हें आरक्षण भी दिया। तो ये एक आप साहित्य की मौन विजय कह सकते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि साहित्य तलवार नहीं चलाता। साहित्य तो समाज को उसकी विसंगतियों के लिए एक धीरे से पिन चुप होता है, जिससे कि वो कोई नुकसान भी बहुत नहीं करता है, लेकिन वो समाज को जागृत या झंझोड़ कर जगा तो देता ही है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है हम इसको मान सकते हैं कि साहित्य की एक मौन विजय है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया। यहाँ पर एक बात हम ज़रूर आपसे कहेंगे कि जब मैंने यमदीप लिखा था तब तक ये किन्नर शब्द उसके लिए प्रचलित नहीं था। मैंने भी अपने उपन्यास में इनके लिए या तो तृतीया प्रकृति या तो उभयलिंगी या हिजड़ा, जहाँ आवश्यकता पड़ी है, इन शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जब 2002 के बाद 10-12 वर्षों बाद बहुत सारे लेखकों ने लिखना शुरू किया, तो मेरा ध्यान स्वाभाविक रूप से गया कि इनके लिए एक शब्द निकाल दिया, किन्नर। और एक चलते चलते बहुत सारे आलोचक और आलोचना ग्रंथ आने लगे, उपन्यास लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, बहुत सारी बातें भी हुई, पहले मैं की भी बात हुई। एनीवे, हमारा मानना यही है कि किसी भी विमर्श की आयु बहुत लंबी नहीं हुआ करती है। विमर्श का मतलब होता है कि कहीं कोई विसंगति है समाज की, जब वो दूर हो जाएगी तो विमर्श अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी थर्ड जेंडर विमर्श की भी आयु बहुत लंबी नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन इस वर्ग के लोग सचेत हो जाएंगे, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद वो स्वयं ही मेन स्ट्रीम में शामिल होके और अपने अधिकारों को पालेंगे। फिर इस विमर्श की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन जब मैं 2002 में लिख रही थी तो मेरा कहीं से ये इरादा नहीं था कि ये एक थर्ड जेंडर विमर्श शुरू होने जा रहा है, या थर्ड जेंडर विमर्श आज के 10-12 वर्षों बाद शुरू हो जाएगा, जिसका आधारभूत ये उपन्यास बन जाएगा। तो जब किन्नर शब्द आया, प्रयोग हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कृतियों में किन्नर शब्द प्रयोग किया, तो मेरा ध्यान स्वाभाविक रूप से गया कि क्या ये शब्द उचित है उनके लिए। तो मैंने अध्ययन करना प्रारंभ किया किन्नर शब्द की उत्पत्ति पर। सबसे पहले जो बात ध्यान में आई, एक कविता बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते, दरवाजे पर मेरे, निस दिन नौबत बजती रहती, संध्या और सवेरे। तो ये जो कविता हम लोग गाते थे या बोलते थे बचपन में, वो कविता एकाएक याद आई। और मुझे लगा कि ये कविता किसी सामूहिक रूप से या लैंगिक विकृति समूह वाले लोगों के लिए तो लिखी नहीं गई है, कि लैंगिक रूप से कोई विकृत समूह हो जिसके लिए ये कविता लिखी जा रही हो। तो यहाँ पर ये खंडित हुआ कि किन्नर शब्द तो इनके लिए नहीं प्रयोग हो सकता। फिर हमने राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक पढ़ी, किन्नर देश में, यात्रा वृत्तांत। और जब उनकी पुस्तक को हम पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने लिखा था कि किन्नर जो है एक देव योनि है जो हिमाचल प्रदेश में रहती है। और उस समय में जब थर्ड जेंडर पर या जो ये तृतीया प्रकृति समुदाय है, इन लोगों के जीवन पर जब रिसर्च कर रही थी, जब शोध कर रही थी, उसी समय मेरे मन में एक उपन्यास और जन्म ले रहा था, गिशे जम्पा। तिब्बती शरणार्थी जो भारत में रह रहे हैं और तिब्बत से भागकर उन्हें आना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा अपने देश से,
तो उनके ऊपर भी जब मैं लिख रही थी तो वो जो तिब्बत क्षेत्र है वो हिमालय और हिमाचल के बहुत करीब का क्षेत्र है, लद्दाख के पास का क्षेत्र है। हमारे हिमालयी क्षेत्र लद्दाख के कुछ ही दूर पर वो तिब्बत है। तो उन लोगों के रीति रिवाजों को जानने के क्रम में ही हिमाचल के लोगों से भी थोड़ा बहुत परिचित होने का, वहाँ के साहित्य से परिचित होने का, वहाँ की जीवन शैली से परिचित होने का हमें भी अवसर मिला। तो 2 उपन्यास मेरे एक साथ दिमाग में तैयार हो रहे थे। एक तो जो अपने परिवार से विस्थापित हैं, हिजड़े, और दूसरा जो अपने देश से विस्थापित हैं, तिब्बती शरणार्थी। और संयोग से आसपास ही दोनों उपन्यास मेरे आए। 2002 में ये आया, और गेशे जम्पा तिब्बती मुक्ति साधना पर उनकी अहिंसक मुक्ति साधना को केंद्र में रखकर तिब्बती शरणार्थियों की छटपटाहट को चित्रित करने वाला वो जो उपन्यास गेशे जम्पा था, उसको 2006 में मैंने वहीं से प्रकाशित हुआ। तो उस समय मैंने भी देखा कि हिमाचल की एक जाति है किन्नर, और जो बहुत मतलब सांस्कृतिक रूप से बड़ी समृद्ध है। उनकी जो स्त्रियां होती हैं वो ज़्यादातर हिंदी नहीं जानती हैं, अपने लोक रिवाज के साथ, अपने नृत्य संगीत के साथ बहुत ही उनकी मधुर आवाज़ होती है। उनका अपना एक लोक संगीत है। उनके यहाँ तमाम कवित्रियाँ हुई हैं किन्नर देश में, जिसको किन्नौर आजकल हम लोग जानते हैं। तो उनके अपने खान पान, उनके जीवन की शैली, वहाँ पर एक चंडिका देवी हैं, चंडिका देवी के भक्त वो लोग होते हैं। तो किन्नर जस्ट एकदम एक अलग समृद्ध जाति है जो सामान्य मनुष्यों की तरह से है और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। दूसरी तरफ जब हम हिजड़ों को देखते हैं तो प्राकृतिक रूप से एक उनके अंदर कमी होती है, और दूसरी बात ये होती है कि वो उनकी आवाज़ बहुत कर्कश होती है, बहुत भोंडी होती है, और उनके मतलब जस्ट एकदम दोनों में बहुत विरोधाभास है। फिर हमने शब्दकोश में तलाशने की कोशिश की कि किन्नर का वास्तविक अर्थ क्या है। तो जो हिंदी शब्द सागर है, काशी से प्रकाशित, या और भी जो शब्दकोश हैं, शिक्षक शब्दकोश या और शब्दकोश जिनमें कि हम ढूंढ सकते थे, तो किन्नर का एक ही शब्द वहाँ पर अर्थ मिला कि देव योनि की एक जाति या हिमाचल की एक जाति जो ऊंचे पहाड़ों पर रहती है और नृत्य और संगीत में रुचि रखती है। किन्नरी शब्द का अर्थ दिया हुआ था शब्दकोश में कि सारंगी जैसा एक वाद्य यंत्र या किन्नर जाति की स्त्री। तो मुझे लगा कि किन्नर के लिए उभयलिंगी या हिजड़ा या तृतीया प्रकृति समुदाय, ये कोई भी शब्द किन्नर से मेल नहीं खाता। फिर हमने हिजड़ा शब्द खोजने की कोशिश की। आप लोग भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को बिना जाने सुने हम लोग किसी को भी पढ़ लेते हैं और उसको लेकर फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं। जो सेकंड ग्रेड का नॉलेज होता है, इसी को सेकंड ग्रेड का नॉलेज कहते हैं। कि जैसे मैंने कुछ लिखा, आपने उसे पढ़ा, उसे आप जाके कहीं बोल दें, तो हो सकता है कि मैंने गलत लिखा हो तो आप भी गलत हो गए अगर किसी के यहाँ कोट कराए तो। इसलिए हमेशा फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसको कहते हैं कि आप एकदम ओरिजिनल चीज़ें पढ़िए। आप भी शब्दकोश में उसको ढूंढ सकते हैं। किन्नर शब्द नहीं है हिजड़ों के लिए प्रयोग। तो हिजड़ा शब्द के लिए जो अर्थ दिया हुआ था शब्दकोश में, वो उभयलिंगी, यानी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण पाए जाएं। उससे मिलता जुलता शब्द एक था हिजरत, यानी संकट के समय जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर चला जाए, और हिज्र शब्द था वियोग की स्थिति। तो मुझे लगा कि ये हिजरत, ये हिज्र या हिजड़ा, ये शब्द इनके लिए बहुत उचित है, क्योंकि वियोग या अपनी संकट के समय जन्मभूमि को छोड़कर आना इनकी नियति तो बनती है। इसलिए हिजड़ा शब्द इनके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सार्थक है। और उसको अगर कुछ लोगों ने कहा कि ये शब्द गाली जैसा लगता है, तो ये तो हमारे आपके माइंडसेट की बात है ना, कि किस शब्द को हम गाली बना दें कब, और कौन सा शब्द हमारे लिए गाली भी होते हुए प्रचलन में आ जाए। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो गालियाँ पहले गालियाँ मानी जाती थी, उनको आजकल मजाक के रूप में लड़के लड़कियाँ उपयोग में ले आ रहे हैं। तो शब्दों के साथ खेलना या शब्दों का प्रयोग करना या शब्दों का अर्थ रूढ़ होना, ये तो समय के साथ की बात है। लेकिन किन्नर शब्द ना तो बहुत प्राचीन है और ना ही वो कविता की यदि होता किन्नर नरेश में। तो इसलिए ये जब से भी प्रयोग होना शुरू हुआ है किन्नर शब्द, ये हमें लगता है, मेरा अपना मानना है कि ये किन्नर शब्द गलत है, नहीं उपयोग होना चाहिए उनके लिए। और दूसरी चीज़, उनके जो प्राकृतिक संरचना की मैं बात कर रही थी, आजकल एक फैशन, जब थर्ड जेंडर विमर्श चला तो एक फैशन निकला कि होमोसेक्सुअल को, लेस्बियन को
गे को, ट्रांसजेंडर को, सबको एक साथ लोगों ने मिलाकर और कुछ कुछ उपन्यास लिखना शुरू किया। किसी ने लेस्बियन पर लिख दिया, किसी ने होमोसेक्सुअल को भी थर्ड जेंडर में काउंट कर लिया। मेरा आशय थर्ड जेंडर से, तृतीय प्रकृति समुदाय से, हिजड़ा से, उभयलिंगी से, जो भी शब्द आप उपयोग करें, उसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो सचमुच के प्रकृति के क्रूर मजाक का पात्र बने हुए हैं, जिसके साथ प्रकृति ने अन्याय किया है। हो सकता है कि उसी माँ बाप के उत्पन्न कुछ बच्चे बहुत नॉर्मल हों, बहुत सामान्य हों, लेकिन उन्हीं माँ बाप से पैदा हुआ कोई एक बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो जाए, जिसको हम हिजड़ा कह सकते हैं, जिसको हम तृतीय प्रकृति समुदाय का कह सकते हैं, उभयलिंगी कह सकते हैं, क्योंकि ये माता पिता के गुणसूत्रों, क्रोमोसोम के असंतुलन के कारण होता है। ये मैं मेडिकल के बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन जानबूझकर मैं आप लोगों से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि यमदीप पहले हमारी जो डॉक्टर मित्र हैं सर सुंदरलाल अस्पताल BHU में, या अन्य हमारी जो मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई मित्र हैं, उन लोगों से भी मैंने इन लोगों के बारे में चर्चा की कि क्या सचमुच में इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि नवजात बच्चों का जब प्रसव होता है तो वो लोग देखती होंगी कि बच्चे नॉर्मल हुए हैं कि एबनॉर्मल हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, संख्या में भले कम होते हैं लेकिन होते हैं, और वो तुरंत जब जो उनका ऑर्गन है वो अनडेवलप्ड होता है, तब तो हम जान जाते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है वो थर्ड जेंडर का है, या नपुंसक है, या इस तरह का पैदा हो गया है। लेकिन जहाँ उनके भीतर जो आंतरिक संरचना है वो अगर थर्ड जेंडर की है, उभयलिंगी है, तो वो किशोरावस्था में आकर पता चलती है। और यही बात अंदाज गुरु ने भी बताया। मैंने कहा कि आप अपने माँ बाप के पास रह सकते थे, आप पढ़ सकते थे, आप क्यों चले आए इस बस्ती में? तो उन्होंने कहा कि बेटी, पहले मेरे माता पिता ने छिपाया था मेरे बारे में, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए तो जो स्वाभाविक एक जो चाल होती है लड़कियों की, तो एक उसमें बड़ी मुलायमियत होती है, एक बड़ी जिसको कहते हैं ना कि एक सॉफ्टनेस होती है। लड़कियों की आवाज़ और मधुर हो जाती है, लड़कों की आवाज़ थोड़ी फट जाती है, लड़कों को दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लड़कियों को स्तनों का विकास या अन्य हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं उसके कारण जो कुछ भी उनके स्त्रियोचित विकास में जो कुछ भी होता है वो होता है। लेकिन यदि थर्ड जेंडर का बच्चा है और उसको माँ बाप ने छिपा भी लिया अपने घर में, अगर अविकसित बाह्य अंग है और उसको छिपा लिया माता पिता ने, तो भी जब वो किशोर अवस्था में आएगा, जब उसकी आवाज़ फटने लगेगी, आपने लड़की के रूप में छिपा रखा है और वो लड़के के रूप में डेवलप हो रहा है, उसकी दाढ़ी मूछें भी आ गई, उसको स्तन भी विकसित हो गए, तो ऐसी स्थिति में वो सामाजिक रूप से शर्मिंदा महसूस करता है और वो फिर मजबूरी में अपनी हिजड़ा बस्ती में भाग जाता है कि वहाँ पर रहेंगे तो हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ कोई एक दूसरे को देखकर हंसेगा नहीं। और उसी तरह से इसी सामाजिक अस्वीकार्यता के कारण ही ये सभी लोग भागते हैं उस कम्युनिटी की ओर। तो डॉक्टर ने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक ट्रू हर्मोफ्रोडाइट होते हैं मेडिकल की भाषा में, और एक शिडो हर्मोफ्रोडाइट। समय हो रहा है, मैं घड़ी भी देख रही हूँ, 45 मिनट होने जा रहा है, लेकिन बातें इतनी हैं कि समाप्त नहीं हो रही, मैं अब समाप्त कर दूंगी। तो जो ट्रू हर्मोफ्रोडाइट होते हैं उनमें बाह्य रूप से जो अंग होता है वो स्त्री या पुरुष का हो सकता है, लेकिन भीतर उनके स्त्री और पुरुष दोनों के अंग होते हैं, जैसे यूट्रस भी होगा, प्रोस्टेट भी होगा। और जो स्यूडो हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं वो भीतर उनके, मान लीजिए यूटेरस है तो बाहर जो है वो पुरुष का जननांग होगा या अविकसित होगा। तो इस तरह से जो स्यूडो हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं या जो ट्रू हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, जिनको हम उभयलिंगी कह सकते हैं, हम थर्ड जेंडर की कैटेगरी में केवल उनको रखते हैं। लेस्बियन और होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक मनोवैज्ञानिक विकृति हो सकती है, किसी का शौक हो सकती है या किसी की आदत हो सकती है, आदतें बदली जा सकती हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक मजाक होता है इनके साथ, जो प्रकृति का क्रूर दंड होता है, ये बदला नहीं जा सकता है। इसलिए इनके बारे में हमें सिंपैथेटिक होने की आवश्यकता है, इनके बारे में हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और बहुत सारी बातें छूट गई, अधूरी रह गई, इसके बारे में हम फिर कभी कहेंगे। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि
सन 2016 में हम एक भोपाल में पावस व्याख्यान माला में गए हुए थे, तो वहाँ से एक प्रोफेसर ने उद्घोष किया कि आज से 2016 से हम थर्ड जेंडर विमर्श के शुरुआत की घोषणा करते हैं। तो मुझे हंसी आई कि जो विमर्श आज 14 वर्षों से चल रहा है उसे आज से घोषणा करने की आवश्यकता क्या है, उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल करने की आवश्यकता है, उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है, उसका पुरोधा बनने, प्रणेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने लिखा या मैंने किया या मैंने उनके लिए ऐसा किया है। हाँ, उनके बारे में जो सत्य है, जो तथ्य है, उन तथ्यों को आप ज़रूर समाज के सामने रखें और एक स्वीकार्यता के साथ, जैसे परिवार में दूसरे बच्चों को स्वीकार करते हैं वैसे ही इस तरह के बच्चों को भी आप स्वीकार करना सीखें। तभी हम इन्हें मेन स्ट्रीम में ले आ पाएंगे, इन्हें शिक्षित बनाएं, तब हम उनको मेन स्ट्रीम में ले आ पाएंगे। उनके बारे में केवल कोरी बातें करने से या सेमिनार और गोष्ठियाँ आयोजित कर लेने मात्र से उनका कोई बहुत भला नहीं होने वाला है। हम सबसे पहले अपने माइंड सेट को उनके प्रति बदलें। और आप लोगों ने गॉसिप स्क्रीन पर मुझे सुनने के लिए इतना समय दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ने कहा था कि कुछ प्रश्न भी आएंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि समय नहीं है, अन्यथा मैं आप लोगों के प्रश्नों का भी जवाब देती। फिर कभी किसी और कार्यक्रम में हम आपसे आमने सामने होंगे। आप जितने प्रश्न करिएगा उन प्रश्नों के उत्तर मेरे पास ज़रूर हैं, क्योंकि 2019 में मुझे इसी को केंद्र में रखकर एक पुस्तक और लिखनी पड़ी, किन्नर नहीं हिजड़ा समुदाय। ABS पब्लिकेशन से वो प्रकाशित हुई और उसमें उनके सारे तथ्यों को, सारे बायोलॉजिकल फैक्ट्स को, मेडिकल ट्रुथ्स को मैंने वहाँ रखा है। और जो उनके कम्युनिटी के भीतर जिन सत्य को, जिन चीज़ों को हमने खोजा, वो भी हमने उस पुस्तक में रखी है। और हमें लगता है कि ये इस समय की मांग है और हमें लगता है कि अब धीरे धीरे इस कम्युनिटी के लोग आगे आ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं और सबसे पहले जिस धर्म की लोग बुराई करते हैं उस धर्म ने इस समुदाय को स्वीकार किया है। जैसे कि 2019 में कुंभ में आपने देखा होगा, किन्नर अखाड़ा नाम से वो जाना गया। तो हमें लगता है, और जब यमदीप का मंचन हुआ 2008 में कई शहरों में, तो सबसे पहले बनारस शहर में जब उसका मंचन हो रहा था 2008 में, तो सब अच्छी बात ये थी कि एक हमारे धर्म गुरु, सनातन धर्म के गुरु और यहाँ के DM और स्वयं थर्ड जेंडर से बिलोंग करती एक जो उभयलिंगी समुदाय की थी, वो मेरे साथ मंच पर मौजूद थी। तो शुरुआत धर्म ने स्वीकार करके कर दी है, अब समाज को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। साहित्यकार तो एक टॉर्च बियरर होता है, समाज को उस रोशनी में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।